1 से 2 मिनट और लगेंगे, तब तक बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आते रहेंगे, बीच में ज्वाइन कर लेंगे। हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारे सामने है आज गवर्नेंस इन इंडिया। ये हमारा सेक्शन रहेगा आज का। इसमें कुल मिलाकर के हम 2004 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन बने हैं, जो आए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो रिसेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 108 क्वेश्चन हैं। तो अगर 108 क्वेश्चन को अगर हम देखें कि ये कितने साल में डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 11 साल में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, और 11 साल में डिवाइड हो सकते हैं, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपस में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उनको सिंगल में कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या जो है वो ये मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलते हैं। 30 क्वेश्चन लगा लेते हैं हम इसके। तो 30 क्वेश्चन का मतलब है कि 3 साल और जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन एक ही बार में आते हैं। तो 30 साल का मतलब है कि 14 साल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लगभग 14 साल के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ साल के क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, जिनका हमें लगता है कि ये नहीं आ सकते, इनकी जरूरत नहीं है, इनको पढ़ने की इतनी हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो चीजें अब है नहीं, उनका हमें प्रभाव दिखाई नहीं देगा कहीं पे। तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 40-50 क्वेश्चन होंगे वो, लगभग 40 लगा लेते हैं। तो 40 का मतलब 4 साल के क्वेश्चन और जुड़ जाएंगे, लगभग इतने ही क्वेश्चन जुड़ते हैं, ज्यादा नहीं जुड़ते। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे 17-18 साल, लगभग 17-18 साल के क्वेश्चन जो है हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम कवर करते हैं, चीजों को देखते हैं क्या कुछ है इनके अंदर। साफ कर लेते हैं इसको एक बार। देखिए, आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि नीति आयोग का गठन कैसे हुआ था। सबसे पहली बात तो नीति आयोग बना कब था? 2014 में बनाया गया था। ठीक है, किसकी जगह पे बनाया गया था? जो प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था? 1950 में। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनता है। 5 साल के लिए योजनाएं बनती थी, 5 ईयर प्लान बनते थे। अब इसको हटा करके, इस 5 ईयर प्लान को हटा करके, और नीति आयोग जो है वो इस प्लानिंग कमीशन की जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग 2014 में बनता है, और नीति आयोग जो बना हुआ है वो स्टाफ है इसका अपना खुद का, ये अपने स्टाफ के साथ काम करता है। ठीक है, और अपने स्टाफ के साथ काम करता है। तो जैसे प्लानिंग कमीशन के अंदर जो अध्यक्ष होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे हमारे। ठीक है, तो पहले प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। और अब आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष नीति आयोग के बनेंगे आपके नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां पर भी जो है अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी रहते हैं।
सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हमारे, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वही इसके अध्यक्ष बन जाएंगे नीति आयोग के। और जो ये 5 साल वाला सिस्टम था इसको बंद कर करके इसके अंदर ले आए हैं इसको 15 ईयर विजन, 15 साल का प्लान तैयार करते हैं कि 15 साल का हमारा दृष्टिकोण क्या है, 15 साल तक हम क्या दृष्टि रखते हैं चीज़ों को देखने की। तो इसके बारे में हमें ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत देखनी चाहिए। अब जैसे प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन भी किस तरीके से बनाया गया था, उसको भी जो है, जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, इसका कहीं पर भी आपको संविधान में जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी तरह कोई कानून नहीं मिलेगा। एक संकल्प प्रस्ताव होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल संकल्प प्रस्ताव पारित करता है और ये अपनी खुद की रिसर्च तैयार करेगा फिर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक संकल्प आया, संकल्प पत्र द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका गठन कैसे हुआ, वो इस तरीके से हुआ नीति आयोग का। अब नीति आयोग में कई चीजें में सुधार भी किए गए हैं, प्लानिंग कमीशन में वो चीजें नहीं थी। तो नीति आयोग में क्या किया गया है कि हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। हर एक स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको शामिल किया गया है। तो सभी लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, जो एक स्टेट की प्लानिंग कर सकते हैं, एक सेंटर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो नीति आयोग उसी तरीके की प्लानिंग कमीशन ही लगा लीजिए एक किस्म से, बस थोड़े बहुत बदलाव किए गए और नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा डिटेल हो गया, ठीक है। कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है? भाई 2013 के अंदर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, याद रखिए 2013 में आया था फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसकी कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी नहीं है। तो हमें दोनों चीजें देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे यह है कि कौन सी विशेषता नहीं है और बाकी देखना है कौन सी विशेषता है। तो देखिए, गर्भवती महिला भोजन की हकदार होगी, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य हेतु कुटुंब की सबसे प्रौढ़ महिला, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, परिवार आपका जो परिवार है, कुणबा बोलते हैं हम उसको, परिवार की सबसे बड़ी महिला यानी कि सबसे वृद्ध महिला जो है, प्रौढ़ महिला जिसे एज्ड बोलते हैं, सबसे ज्यादा उम्र की महिला जो है, वो कुटुंब की मुखिया मानी जाएगी, यानी कि उसको परिवार का मुखिया माना जाएगा, ठीक है। ये बात भी ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि गर्भवती महिला मातृत्व लाभ के रूप में 6,000 प्राप्त करने की हकदार होगी। भाई कोई भी गर्भवती महिला है उसको जो है मैटरनिटी के तौर पे जो है 6,000 रुपए दिए जाएंगे, न्यूनतम कम से कम 6,000 रुपए उसको जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में दी गई चीजें हैं। और ये जो चीजें, गर्भवती महिला आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होगी, ये इसके अंदर नहीं है। निःशुल्क जांच जो है आंगनबाड़ी में होता ही नहीं है इस तरीके का कुछ कि आंगनबाड़ी में जांच पड़ताल कुछ इस तरीके की होती है, नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि महिलाओं को जाना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए हकदार होती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होती है, आंगनबाड़ी में नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है इसके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना कार्ड आरटी सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त है? मतलब कि किन सूचनाओं को, कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो बिना किसी अपवाद के, मतलब जिनके ऊपर कोई अपवाद नहीं है और आरटीआई के अंदर उसको छूट प्राप्त है कि उसको नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए कौन सी सूचनाएं हैं। पहली तो ये कि वैसी सूचना जो सरकारी विभाग की वित्तीय जवाबदेही को संवर्धित करेगी, यानी कि जो डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को प्रदर्शित करती दिखाती है, ठीक है। दूसरी चीज, कैबिनेट बैठक के विचार विमर्श से संबंधित सूचना। भाई कैबिनेट बैठक जो है उसका विचार विमर्श हुआ, उससे संबंधित सूचना होगी, ठीक है। तीसरी, वैसी सूचना जो किसी जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हो, वो भी सूचना नहीं मिल सकती। उसके बाद जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक प्रलेख, यानी कि जजों की नियुक्ति जो होती है उससे संबंधित कोई भी रिकॉर्ड जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है इसमें शामिल रहेंगी, इनको छूट प्राप्त, अधिनियम से छूट प्राप्त है कि अधिनियम के अंदर ये सब चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। कुछ और चीजें भी हैं वो भी नहीं आती आरटीआई के अंदर। नेक्स्ट चलिए, जीएसटी परिषद, निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? जीएसटी परिषद में किन किन को शामिल किया जाता है आप सब जानते होंगे। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री जो, यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो इसके अंदर होंगी। भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं होते इसके अंदर, प्रधानमंत्री जीएसटी काउंसिल के अंदर नहीं दिखेंगे आपको। इसके बाद आपको दिखता है राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। भाई जो आपके टैक्सेशन के और एक्साइज के और फाइनेंस के जो प्रभारी हैं,
और जो केंद्र में राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री यानी कि जो इसके साथ काम करते हैं, वित्त मंत्री के साथ मिलकर राज्यों के जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वित्त का कराधान के प्रभारी यानी कि फाइनेंस का जो टैक्स है, वित्त यानी कि फाइनेंस या टैक्स के जो प्रभारी मंत्री होते हैं, या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, यानी कि हर एक राज्य जो है वो अपना एक नामित मंत्री भेज सकता है, जो जीएसटी काउंसिल में होता है, वो भी इसमें शामिल होता है। और इसके बाद भारत सरकार के वित्त सचिव नहीं, ये नहीं होते। भारत सरकार का जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होता है वो नहीं होता है इसके अंदर। तो 1, 3 और 4 ये रहेंगे इसमें। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की परियोजनाएं नहीं है, यानी कि भारत सरकार की परियोजना के अंदर कौन सी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, क्या दर्पण है, प्रगति है, मतलब ये तो है। नहीं का मतलब क्या, जीवन प्रमाण है, ये भी है। सागर नाम की कोई ऐसी परियोजना नहीं है भारत सरकार की जो हमें दिखाई देती हो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ओनली 3 ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। स्वास्थ्य संबंधी अभिकथन और कथन यानी कि अजर्सन रीजन, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के केंद्रीय मुद्दे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड हुए थे हमारे 17 गोल, 14 गोल थे शायद, नहीं 17 गोल थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए हैं। तो क्या हुआ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो हेल्थ है वो सबसे सेंट्रल इश्यू था, सबसे मेन इश्यू जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं वो इसके अंदर शामिल थे। कारण क्या था, क्योंकि एमडीजी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 लक्ष्यों में से, मतलब कि 8 लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित है। कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 लक्ष्य थे, जिनमें से 3 जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसके केंद्र में जो वो हेल्थ था। तो ये दोनों बातें ठीक है, आंसर इसका ए रहेगा। ठीक है, स्पष्टतम इसकी जो है वो व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ आपको मिलान करने हैं, और ये मिलान कैसे होंगे ये देखिए। इनको मिला लेते हैं। कौन ये सूचकांक कैसे दिए गए कि भाई, एक तो सूचकांक जारी किया जाता है, दूसरा कौन सा मंत्रालय जारी करता है या आयोग जो कमीशन जो वो जारी करता है, तो इनके साथ आपस में इनको मिलाना है। जैसे सुशासन, गुड गवर्नेंस सूचकांक जो कौन करता है, ये कार्मिक लोक शिकायतों एवं पेंशन मंत्रालय करेगा। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सूचकांक, ये कौन करता है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि शहरी कार्य मंत्रालय इसको करेगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके बाद जो है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता, ये नीति आयोग निकालता है। देश के अंदर जो है वो मल्टी डायमेंशनल, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है इंडेक्स, वो कौन निकालता है, नीति आयोग। एनएफएसए हेतु राज्य की रैंकिंग। ठीक है, तो एनएफएसए के लिए कौन करता है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित रिपोर्टों को अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था 2005 में, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसकी कुल मिलाकर के लगभग 17 रिपोर्ट हैं। ठीक है, तो आपको हर एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसकी रिपोर्ट को क्रम में लगाना कि पहले कौन सी रिपोर्ट है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंफर्म कर लेना, 17 शायद नहीं है, चेक कर लेना एक बार, कुछ ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया था, तो ये संकट प्रबंध, सबसे पहले हमें देखा क्राइसिस मैनेजमेंट क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना था कि नैतिकता क्या होती है, शासन जो बनता है उस शासन में नैतिकता क्या है, मोरलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, तीसरी चीज देखनी थी हमें कि ये लोक व्यवस्था क्या होती है, पब्लिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो लोक व्यवस्था क्या करेंगे हम, स्थानीय शासन क्या होता है, लोकल गवर्नेंस क्या होती है, इसके बारे में जो है ये इस तरीके का क्रम है, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे ये, एक ऐसे क्रम बनाना है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं।
यह है निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम में व्यवस्थित करना जो शासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं। भाई कौन कौन से अधिनियम, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो ये हमें अपने देश के हिसाब से देखने। सबसे पहले आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये भ्रष्टाचार का एक बार पहले भी आया था, ये बहुत पहले भी आ चुका था भ्रष्टाचार वाला, ये संशोधित है 1988 का। और उसके बाद ये 2019 में फिर से रिफॉर्म हुआ है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में। तो जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, ये सीवीसी जो है, ये 1963 में आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद जैसे सूचना का अधिकार, ये कब आता है? सूचना का अधिकार आता है 2005 में, ठीक है, आरटीआई। और उसके बाद आता है आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2012 में आता है, 13 में लागू, 13 में आ गया था, ये समझ लीजिए। आया तो 12 में था, 13 में इसको कानून बना दिया गया था। विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, विशल ब्लोअर, ये शायद 2015 है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन डेट चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रम में बनेंगे आपके। नेक्स्ट चलते हैं। ये इसके आगे जो है ना पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके देखना शुरू कीजिए कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार 5 से 10 सेकंड के लिए इसको रोक देता हूं ताकि आप भी आराम से इसे रोक करके देख सकें। फिर इसके बाद इसके एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा स्टॉप करूंगा, 2-2 सेकंड का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए, इसको रोक करके, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चेक करना, इसको फिर सोल्व करना। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको इस पैराग्राफ में से चार्ट करके करना है। इसके बाद नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको फिर से छाट करके ठीक करना है इसको। 12th नंबर क्वेश्चन है, फिर से छाट कर ठीक करना है आपको इसे। इसके ऑप्शन भी ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 10 से 14 तक। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी है आपका, एक 14 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका, ठीक है, अजरसन रीजन का, इसी में से छांट करके पूछा गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, अच्छे से आराम से कर लेना इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो जनहित याचिका के अगवा पथ प्रदर्शक है? भाई जो पीआईएल है, पब्लिक, क्या पीआईएल ही ना, हाँ, जनहित याचिका किसने शुरू की थी? ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये किसने शुरू की थी जनहित याचिका? कौन थे इसके अंदर सबसे मेन भूमिका निभाने वाले? न्यायमूर्ति एस एन बनर्जी, पी एन भगवती, हिंगोरानी, रंजन गोगोई, कौन थे? पी एन भगवती का नाम आप सबने सुना होगा। पी एन भगवती जो पीआईएल को लेकर के आने वाले पथ प्रदर्शक लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो है, इसको बनाने में किसने ज्यादा योगदान दिया था? इसको बनाने में किसका योगदान था? तो इसको बनाने में दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक तो जांद्रेज और दूसरे माने जाते हैं इसके अंदर डॉक्टर अमृता सेन, इनका भी नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? नागरिक चार्टर आंदोलन, इसके लिए 6 सिद्धांत बनाए गए थे, इन 6 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो नागरिक चार्टर में क्या क्या चीजें दी गई थी? देखो, चुनाव, व्यक्ति क्या चुनाव करता चीजों का, भाई आप बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। मूल्य, उसका मूल्य आपको बताना नागरिक चार्टर में, भी सिटीजन चार्टर बनाया गया, सिटीजन चार्टर के अंदर आप क्या क्या चीजें बताएंगे कि आप चॉइसेस देंगे, आप प्राइस देंगे उसका, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही किसकी होगी, ठीक है। तो ये तीनों रहेंगी। मात्रा की कोई
सॉरी, मात्रा की कोई लिमिट नहीं है कि मात्रा कितनी रहेगी उस चीज में। हेराल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की पांचवी अवस्था है? सॉरी, हेराल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की पांचवी विशेषता है? नीति चक्र, पॉलिसी सर्कल, इसकी पांचवी विशेषता कौन सी है, ये हमें बताना है। तो इसकी विशेषता है संवर्धन, तो नहीं है कि इकट्ठा करना होगा। आह्वान करना, ये भी नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करना, ये भी नहीं है। तो अनुप्रयोग, यानी कि पांचवी विशेषता कौन सी है? वो अनुप्रयोग है, उसको यूज करना होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन है इसका। 19th नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है? भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की बात कौन करेगा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की जो बात करता है वो मंत्रालय है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। स्वच्छता की बात, ये बात लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या कमीशन सुशासन सूचकांक से संबंधित है? सुशासन की बात किसने की थी? बताइए, सुशासन का कौन निकालता है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन क्रम मंत्रालय ही निकालता होगा। हाँ, यही मंत्रालय निकालेगा सुशासन का इंडेक्स। ऊपर आए थे हमारे सामने। निम्नलिखित में से जनहित याचिका पीआईएल के बारे में कौन से कथन सही है? पीआईएल के बारे में कौन से कथन जो है वो ठीक है, आपको बताना है इसमें से। देखो, केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन ही पीआईएल दाखिल कर सकता है। कौन से सही नहीं है ये बताना, सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि पीआईएल जो वो सिर्फ कोई एनजीओ टाइप जो संगठन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, वही पीआईएल लगा सकता है। नहीं, पीआईएल तो मैं भी लगा सकता हूँ, मैं थोड़ा रजिस्टर्ड हूँ, इंडिविजुअल भी लगा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे सही नहीं है, ये गलत है इस क्वेश्चन के बारे में। दूसरी बात है यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत हुआ, तो इसका मतलब ये आंसर में आएगा हमारे। तो ये कथन सही नहीं है पीआईएल के बारे में। दूसरी, पीआईएल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, पीआईएल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। ये बात ठीक है। अनुच्छेद 32 कहता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अनुच्छेद 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। इस पे आ जाते हैं। पीआईएल को दाखिल करने के लिए कोई कोर्ट शुल्क नहीं लगाया जाएगा। नहीं, फीस लगती है, कोर्ट फीस लगती है पीआईएल में, वो कोर्ट फीस आपकी लगेगी ही लगेगी, उसको नहीं रोक पाएंगे आप। तो ये भी ठीक है। 1 और 4 ये दो बातें जो हैं ये गलत हैं वैसे पीआईएल के बारे में। तो ये यहाँ पे आंसर होगा 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2019 में आरटीआई अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखो, 2019 में आरटीआई अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था, और संशोधन क्या हुआ था, इसके ऊपर बवाल बहुत हुआ था। और बवाल कैसे हुआ, किन चीजों को लेकर के हुआ, ये देखिए, अभी बता देते हैं। 5 वर्ष की निश्चित अवधि से अब आयुक्त का पद सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा, इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल था। ठीक है, तो यानी कि 2019 का जो एक्ट आया उसमें क्या कर दिया गया कि जो लोक सूचना अधिकारी जो होता है, आयुक्त जो होता है, उसका जो पद है, कमिश्नर का पद जो है, वो 5 साल के लिए निर्धारित नहीं रखा गया। भी निश्चित अवधि नहीं है 5 साल की, लेकिन ये कहते हैं कि ना 5 साल तो है, लेकिन इसको जो है सरकार अपनी मर्जी से हटा सकती है और बढ़ा भी सकती है इसके कार्यकाल को। ठीक, कोई निश्चित अवधि जो है वो नहीं रहेगी, इसको खत्म कर दिया गया। दूसरी बात पे झगड़ा जो हुआ था वो हुआ था कि आयुक्त का जो वेतन एवं भत्ते हैं वो भी सरकार पे डिसाइड होंगे। पहले फिक्स था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर दिया गया, ये फिक्स नहीं रहा, ये कहा कि सरकार पे निर्भर करता, वो ज्यादा देगी कम देगी। तो ये दो बातें जो हैं ये बिल्कुल सही बात है, ये दो बातें लेकर आई थी सरकार नए तरीके से। ये बातें नहीं लाई थी कि अब 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ये नहीं थी। मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति हेतु आयु 62 वर्ष होगी, नहीं, ये भी नहीं था। तो ये दो बातें थी, 1 और 3, इन दो बातों पे बहुत बड़ा बवाल कटा था। ठीक है, इसके बाद जो है कथन है, 2 कथन दिए गए हैं। पॉलिसी एजेंडा उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होता है जिसे लोगों अथवा समूहों द्वारा
पॉलिसी एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। ये बात जो है मतलब पॉलिसी हो या एजेंडा हो, उन सभी राजनीतिक मांगों का मतलब कि उन पॉलिटिकल डिमांड्स का एक योग है जिसे लोगों या समूहों द्वारा नीति एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कोई नीति एजेंडा में लाने के लिए प्रयास नहीं होता है, कोई पॉलिसी एजेंडा। दूसरी बात, नीति एजेंडा उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। यानी कि पॉलिसी और एजेंडा किन मांगों से बनता है? वो जिनके ऊपर नीति निर्माता जो पॉलिसी मेकर जो हैं वो उसके ऊपर सहमत होती है। ये बात हमें ठीक लग रही है, ये बात ठीक है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके सामने जो हैं योजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ मंत्रालय कि कौन सी योजना जो किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है। सौभाग्य योजना किसके द्वारा लागू की जाती है? सौभाग्य योजना यहां दिया ही नहीं हुआ है। असल में सौभाग्य योजना जो विद्युत मंत्रालय के द्वारा चालू की जाती है, याद रख लीजिएगा, विद्युत मंत्रालय करता है। अटल पेंशन योजना कौन देता है? अटल पेंशन योजना ये वित्त मंत्रालय ही देगा। पेंशन तो हमारा वित्त मंत्रालय ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता ये कौन देता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय देता है। और एक और चीज है महिलाओं के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए भारत सरकार की एक योजना है, उज्ज्वला योजना, उसको याद कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको एक खास बात बताता हूं, उज्ज्वला योजना जो है वो दो भारत सरकार द्वारा जो है दो डिपार्टमेंटों में चलाई जाती है। तो जो पहली उज्ज्वला योजना जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और जो दूसरी योजना जो है उज्ज्वला योजना होती है जो, उसको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो वो संभालता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए। भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को कालक्रम में लगाना है। ये भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के विरोध में कुछ कदम उठाए थे, उनको कालक्रम में लगाना है, ये आपको एक बार देखना है। तो यहाँ पे जो है बेनामी प्रतिषेध अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिशमय यूएनसीएसी अनुसमर्थन, इसके बाद काला धन, अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति तथा कर अधिरोपण अधिनियम, ये सब चीजें। 4 3 1 2 हो गया। ठीक है, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट चलिए, स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने हेतु स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किया जा सकता है, ये किसका विचार था? स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने के लिए स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किया जा सकता है। स्थानीय निकाय लोकपाल लोकायुक्त जैसे होते हैं, वैसा ही एक अधिकारी ओम्बुड्समैन नाम का वो स्थापित किया जा सकता है। ये किसने कहा था कि किया जाना चाहिए? तो ये हमारा जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है जो वीरप्पा मोइली जिसके अध्यक्ष थे, उसके द्वारा किया गया था। इसके बाद है, इनमें से किसकी अनुशंसा पर सीवीसी, यानी कि सीवीसी को 1964 में बनाया गया था, उसका गठन किया गया? किसने इसकी सिफारिश की थी? संथानम कमेटी बनी थी 1963 में, उसने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई? अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सबको याद होगी, है नहीं? 2015। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं? डिजिटल भारत के 9 स्तंभ हैं, उसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं? देख लीजिए एक बार सभी ऑप्शन। सभी के लिए सूचना, बिल्कुल ठीक बात है। और शीघ्र फसल कार्यक्रम, ये भी आया था। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, बिल्कुल डिजिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। देश के केवल मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ना, ये नहीं था भाई।
सबको जोड़ना है, ये तीनों चीजें आएंगी इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण और सत्ता जो है वो प्रपीड़न का एक उपकरण और इसका भौतिक प्रभाव है। ठीक है, सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है। दोनों बातें ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। ये प्रताड़ित करने का भी उपकरण है और ये कंप्लीटली भौतिक प्रभाव है, दिखाई देता है ये बिल्कुल सामने से कि हाँ ये प्रताड़ित करती है। दूसरी बात ये भी कि सत्ता सहमति पे आधारित है। ठीक है, लोग अगर चुनेंगे तो आप सत्ता में बैठ सकते हैं, उसके बावजूद भी ये अधिक प्रभावी होती है। मतलब लोगों की सहमति रहती, सहमति के बाद ही आप जो कानून बनाएंगे, कानून बनाने की आपको इजाजत होगी, लेकिन उसके बाद भी आप हावी रहेंगे जनता पे। ये बात बिल्कुल सही है दोनों की दोनों। नेक्स्ट चलिए, फिर से एक पैराग्राफ डाला हुआ है मैंने, इस पैराग्राफ को पढ़िए ध्यान से। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके सामने, 10 सेकंड दे रहा हूं। इस पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को 2-2 सेकंड के लिए रोकूंगा। उसके बाद आप इसको इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए कौन से आंसर बनते हैं। ठीक है, देखिए आ जाइए आप क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसमें से ढूंढ करके आपको ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक और, इसे भी ढूंढ कर आपको ठीक करना है। इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी ढूंढ कर आपको ठीक करना है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसे भी आपको ढूंढ कर ठीक करना है, ये भी इसी में है। फिर से एक और क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको इसी में से ढूंढ कर ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। अभी देखिए सरकार 2.0 लगा लीजिए, अभी आजकल चल रहा है सरकार 3.0, उसका क्या मतलब है ये भी पूछ सकते हैं। यहां पूछ रखा है सरकार 2.0 क्या होता है। ये एनडीए का दूसरा कार्यकाल था, ऐसा हो सकता है क्या? एनडीए का दूसरा कार्यकाल सरकार 2.0 होगा? नहीं हो सकता। सरकार के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, बीजेपी एनडीए के बारे में बात नहीं हो रही। सरकार क्या होता है 2.0, एनडीए से इसका मतलब होगा ही नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन ही नहीं है। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, इसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है, थोड़ा थोड़ा जुड़ा बात बनी, जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सर्जन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों का उपयोग करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको मैनुअल काम को जो है वो सरकार वन है, और फिर कंप्यूटर के द्वारा प्लेटफॉर्म को नया तरीके से तैयार कर करके नए इंटरनेट उपकरणों से इसको जोड़ना है। ये बात बिल्कुल जायज लग रही है। इसके बाद इसका संबंध मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड यानी कि आभासी जगत से है? नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरने वाले राष्ट्रों की सरकारों से संबंधित है? नहीं। सिर्फ क्या है, सरकार की नीतियों से इसका संबंध है। नेक्स्ट पे चलिए, थियोडोर जे लोवी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के प्रकार बताइए। थियोडोर जे लोवी ने कुछ नीतियां बताई थी, उसने उसके अंदर कुछ चीजें बताई हैं, वो क्या क्या है? वितरक, पुनर्वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर, रीडिस्ट्रीब्यूटर, नियामक, रेगुलेटिंग, रेगुलेटर एंड संघटक, यूनिट्स, रेगुलेटिंग एंड यूनिट्स, ये है। तो वितरक पुनर्वितरक दोनों ही बनेंगे, ये भी बनेगा। मौलिक और प्रक्रियागत, नहीं ये नहीं बनेगा। वितरक और मौलिक, नहीं वितरक और मौलिक एक साथ नहीं आ सकते। संगठन और संगठक प्रक्रियागत, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यही होंगे इसके, तो यही होंगे एक और दो। नेक्स्ट चलिए, संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब पुरस्थापित किया गया? लोकपाल विधेयक पहली बार कब आता है ये बताइए। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक प्रेजेंट किया जाता है भारत की संसद के अंदर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई? कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार थी, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि 2019 वाली सरकार की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आज भी वही सरकार है, वर्तमान केंद्र सरकार ने कौन सी योजनाएं शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो शुरू की थी। ठीक है, दूसरा किसान न्याय योजना, ना ये नहीं थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी ठीक है। और इसके बाद जो है मेरी पॉलिसी मेरा मेरे हाथ
योजना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये भी एक योजना थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4 ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे आइए, विमुद्रीकरण यानी निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों को उनके आरंभ वर्ष के क्रम में लगाइए। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? सबको याद है भाई, 2016 में हुआ था। 8 नवंबर रात के 8 बजे उठकर मेरे देशवासियों, भाइयों और बहनों, कल से, आज रात से, हाँ कल से नहीं, आज रात से 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। जीएसटी कब आया था? बताइए बताइए भाई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गई थी 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ गया 2015 में, ठीक है। फिर 2016 में ये आ गया और उसके बाद ये आ गया, ठीक है। वैसे 2018 में लागू कर दिया गया था ये, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है। जीएसटी, राहुल गांधी चिल्लाता रहता है गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी ये बोलता रहता है, ठीक है। तो सारी बातें यही हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है? नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट निकालता है? एक बार फिर से घूम फिर करके, नीति आयोग हमारा निर्धनता सूचकांक निकालता है। शुरू में ही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। आर्थिक सर्वे कौन निकालता है? हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट निकालेगा, ठीक है। बेरोजगारी दर तो हमने बंद ही कर दी है निकालनी। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण ये आप खुद चेक करेंगे कौन सा निकालता है, लेकिन हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं, ये वाला ये निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नीति विश्लेषण के 5 ई, भी नीति विश्लेषण करनी है, उसके 5 ई अप्रोच में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ये तो आता है। एफिशिएंसी, दक्षता, ये भी आता है। नैतिक विचार, मोरलिटी, साक्ष्य, एविडेंस, नहीं ये नहीं आता है, ये नहीं आएगा, साक्ष्य नहीं आएंगे, एविडेंस वगैरह नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 2021 का 2022 का क्वेश्चन है, तो 2022 का क्वेश्चन है, अशोक कुमार सेन ने जो है 1960 में पहली बार संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा का विचार जो वो संसद में रखा, सबसे पहले अशोक कुमार सेन रखते 1960 में। नेक्स्ट आता है, ये बताने आपको जगह का नाम है और ये जन सुनवाइयां होती हैं कि भी कौन कौन सी जगह पे कौन सी जन सुनवाई होती है, उसके नाम दिए गए। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, 2021 में पेपर में आया था नवंबर में, ठीक है। 22 नवंबर का एग्जाम हुआ था, उस पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है ये देखिए, इसने पूछा है कि मिलान करना हमें, तो कोट किराना, भीम, विजापुरा, जाओ जा आपको मिलेंगे नहीं है कहीं पे, इसलिए कह रहा हूं यहीं से देख लीजिए और यहीं से याद कर लीजिए। तो देखिए इसका कोट किराना जो ये होता है प्रथम जन सुनवाई, पहली सुनवाई होगी तो कोट किराना में, दूसरी जो सुनवाई होती है वो होती है भीम, और भीम होती है दूसरी सुनवाई। तीसरी सुनवाई पे जब हम जाएंगे तो वो वीजापुरा होगी तीसरी सुनवाई, और चौथी सुनवाई बनेगी जाओ जा। ये नाम याद रख लेना है, ठीक है, इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट पे आ जाइए, एक और पैराग्राफ डाल दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है भाई, देख लो एक बार। ये लीजिए, इस पैराग्राफ को ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलिए, इसके क्वेश्चन हैं 45 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है, खुद ही सोल्व करेंगे क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने सोल्व होगा, हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, इसमें भी टाइम लगेगा। 47 नंबर भी आपको जो है वो खुद सोल्व करना है, इसमें भी टाइम लगेगा। 48 नंबर क्वेश्चन भी आप खुद सोल्व करेंगे और 49 नंबर क्वेश्चन भी आपको खुद सोल्व करना है। अब आ जाइए, अब आगे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे।
देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सा लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? भाई लोगों की शिकायतें करने के लिए जो है वो ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म क्या है? तो ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म के अंदर जब आप देखेंगे तो क्या प्रशासनिक सुधार आयोग जो शिकायत निवारण तंत्र था? नहीं था। ठीक है। सूचना का अधिकार, ये तो अधिकार देता है, शिकायत थोड़ी दूर करता है। करता है भाई, सूचना का अधिकार तो शिकायत निकाल कर लाता है। संसाधनों प्रबंध, भाई रिसोर्स मैनेजमेंट तो नहीं होगा। आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये भी शिकायतों का निवारण नहीं करता। शिकायतें हमें जो होती हैं वो पता चलती हैं सूचना के अधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। 1943 में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? 1943 में स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? थोड़ा सोच लीजिए कौन हो सकता है। तो एक व्यक्ति का नाम था सर जोसेफ भोरे, वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किन संस्थानों तथा निकायों की नीति निर्माण में भूमिका रहती है? कौन से संस्थान है जो नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं? तो हम देखेंगे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूशन, और इसके बाद राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, ये भी निभाता है। नियंत्रण नहीं, कैग निभाता है क्या? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये नीति निर्माण में थोड़ी सहायता है, तो जांच पड़ताल करने वाला विभाग है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, ये भी निर्माता है नीति निर्माण में, ये रिसर्च करके देते हैं भाई। इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसर्च करके देता है। इकोनॉमिक रिसर्च काउंसिल जो है, नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च काउंसिल, वो भी जो है आपको रिसर्च करके देती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल जो, ये भी आपको रिसर्च करके देती है। तो 1 to 4 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। भाई क्रय शक्ति खरीद सके वो। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किन पर स्थित है? भाई किन कामों को करेंगे जिससे उनको पैसा मिलेगा? तो जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, ये बात ठीक है बिल्कुल। पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भाई जो परंपरागत तौर के हमारे जल के निकास होते थे उनका हमें दोबारा से रिस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, जैसे कुएं हैं, नलकूप हैं, ये सब चीजें। तीसरा, भूमि विकास बाढ़ नियंत्रण करना, ये भी सही था। 12मासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता, ये भी है, ये इसके आगे नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आएगा। तो सारी बातें इसके अंदर आएंगी, चारों की चारों बातें। नेक्स्ट पे चलिए, आपको बताने हैं, मिलान करने हैं। एक सूची दे रखी है, दूसरी भी सूची दे रखी है। ठीक है, आपको देखना है कब कौन सा कहाँ पे आता है। ई गवर्नेंस के बारे में है, पंचायती राज कब आता है, शिकायतों का निवारण कब तंत्र कब आता है, शिक्षा का अधिकार कब आता है। देखो पंचायती राज कब आता है? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। शिक्षा का अधिकार कब आया था? 2009 में आया था। शिकायतों का निवारण क्या होता है? ओम्बुड्समैन होता है। ठीक है, एनईजीपी, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका आंसर? 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक आधार समितियां आयोगों को कालक्रम में लगाना, कौन सी पहले कौन सी बाद में आती है? तो ये देख लीजिए एक बार। ये आती है, जैसे सबसे पहले आती है गोपाल स्वामी अयंगर समिति, ये 50s में आती है, 50s के अंदर। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी गोरवाला समिति, ये भी 50s में आती है, याद रखिएगा। फिर आती है आपकी ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सतीश चंद्र समिति, ये बाद में आती है लास्ट में। ठीक है, तो 2 3 1 4 ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में लगाना, कि भी कौन सा कब स्थापित किया गया था आरोही क्रम में। फिर से वही इसी तरीके से जैसे पिछला लगाया था। तो देखिए, यह है संघ लोक सेवा आयोग, कब बनता है? 1926 में, 1926 में बन गया था। उसके बाद बनता है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। और उसके बाद बनता है आपका भारत का 14वां वित्त आयोग, कब बनता है? 14वां वित्त आयोग
2014, 13 कुछ तो बना होगा, 13, 14, 12 जो भी है देख लेना एक बार। उसके बाद नीति आयोग बनता है। नीति आयोग कब बनाया गया था? 2014 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नांकित आयोगों में से किसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा किसको प्राप्त है? वित्त आयोग को, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 280। ठीक है, दर्जा प्राप्त नहीं है ये बताना है। संघ लोक सेवा आयोग 315, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338, नीति आयोग नहीं, ये मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा आया था 2014 में। ठीक है, तो इसका मतलब नीति आयोग जो उसको दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनको एक बात देखिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध आप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक, ये इन्होंने कहा है, तो ये बात तो है बिल्कुल ठीक, इन्होंने ये बात कही थी। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए। लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है। ऐसी कोई योजना ही नहीं जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में हुई थी ना, ये नहीं है। इसका मतलब एक ही ठीक है बस। ठीक है, दूसरी बात नहीं है ठीक। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया? बताइए। कोरोना के टाइम पे आया था भाई। ये फिर से पूछ लेंगे क्या फर्क पड़ता है, सरकार आ गई है, फिर से पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम अभियान कब शुरू हुआ था? कोरोना के पहले दौर में हुआ या कोरोना के दूसरे दौर में हुआ? कोरोना के दूसरे दौर में हम पहुंचे तब ये हुआ था, और हमने शुरू किया था ये 2020 में, मई 2020 में हमने आत्मनिर्भर की कोशिश की थी बनने की। ठीक है, फर्स्ट में ही शुरू हो गया ये, मतलब ये देख सकते फर्स्ट में ही है ये, 12 मई को इसकी घोषणा हो गई थी, फर्स्ट में ही, फर्स्ट फेज में। नेक्स्ट है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। ये परिभाषा किसने दी? किसने दी? बजट एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और जो खर्चे हैं, यानी कि जो पब्लिक इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकी जो प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है वो बस बजट जो है। ये किसने कहा था? कौन है इस चीज को कहने वाले? रेनोस्टोम, रेनोस्टोम ये इस बात को कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करती है। निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं? निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु क्या हैं? देखिए, इसमें निष्पादन सत्रों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, काम किया उसको मापना। ठीक है, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापना, गुणवत्ता और परिणाम भी बताने, ये भी बात ठीक है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा, ये भी बात सही है। सही तो है सारी बातें, मुझे तो एक भी बात गलत नहीं लगती इनकी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम है? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मजदूरी में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम कौन से हैं? तो वो देखिए, ये है एक तो क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी ठीक। दूसरा है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भाई नरेगा मनरेगा, ये भी ठीक है। तीसरा है आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की, जिन ग्रामीण के अंदर जिनको भूमि नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं, उनको रोजगार की गारंटी, ये भी ठीक है। कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन, ना ये सही नहीं है। 1, 2 और 3 ये दोनों बातें ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? ये बताना आपको।
पॉलिसी इंक्रीमेंटलिज्म, पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी इंक्रीमेंटलिज्म प्रारूप किसने दिया? ठीक है, किसने दिया था? चार्ल्स लिंडब्लूम। लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, तो चार्ल्स लिंडब्लूम। नेक्स्ट चलिए, यह है अभिशासन का विचार, राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियम की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, क्या इसका कारण क्या देते हैं? कारण यह है क्योंकि अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंध है। हाँ, ये भी बात ठीक है, विश्व बैंक से संबंध है, बातें दोनों हो गई। इसको प्रूव करती है, इसको प्रूव भी करती है। राज्य का अधिकार को समाप्त करके वर्ल्ड बैंक ने कोशिश की है कि प्राइवेट वेंचर्स को आगे बढ़ाया जाए, तो दोनों बातें ठीक और स्पष्ट भी सही करती है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही बातें कौन सी है वो आपको बताना है। देखिए, इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करती है। ठीक है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम कर 2.1 पर लाना है। ठीक है, सारी बातें ठीक है। 2020 तक 5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के बीच वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, नहीं ये नहीं था, ये 3 बातें थी। इनको नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना भाई। देखो ये बातें तो घूम फिर के आती ही रहती हैं, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आएंगे नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के सत्र को निर्धारित करने पर बल देता है? 66 नंबर। यानी कि कौन से प्रकार की जो नीति मूल्यांकन है उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी कि जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के सत्र को निर्धारित करने पर बल देता है, तो ये काम करता है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? लोक नीति की सार्थकता, इसमें से कौन सही है? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ढंग से। तो हम देखना शुरू करते हैं। लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, ये बात भी ठीक है। लोक नीति का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा व सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है। व्यक्तिगत हितों की सेवा, इंडिविजुअल्स की सेवा करना, ये तो मुश्किल है। सार्वजनिक समस्याओं का समाधान, ये सही हो सकता है। आधी स्टेटमेंट ठीक, आधी गलत। ठीक है, तो फोर्थ पे आ जाइए, थर्ड गलत मान लेते हैं। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है, ये भी सही है। देखो बिल्कुल नॉर्मल सा हम सोचे ना कि भी जैसे आप गवर्नेंस का पार्ट कैसा होता है, मैं थोड़ा समझाऊं आपको। गवर्नेंस के पार्ट में आपको ये सोचकर चलना होता है कि आप आइडियल से आइडियल चीजें क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या हो सकता है, सोच लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, आप लोग कहेंगे कि क्या किसी एक आदमी के हित को पूरा करेंगे हम, उसका उद्देश्य होगा किसी भी लोक नीति का। भाई नीति जो वो लोक की है, लोक यानी कि पब्लिक की नीति है, तो आप इंडिविजुअल को कैसे ले लोगे? सीधी बात है, तो गलत हो गई। भाई सामाजिक आर्थिक विकास करेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता का काम करेगी, बिल्कुल ठीक है। समाज में बेहतरी की और के लिए सुगठित करेगी समाज को, ये भी बात ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह रख करके बैठोगे, तो सोच के देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वैसे ही देखना है आपको। 67 नंबर, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012, देखो मैंने हर एक चीज से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो स्वास्थ्य नीति हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे आरटीआई हो, ठीक है, चाहे वो लोकपाल लोकायुक्त हो, चाहे राष्ट्रीय जल नीति हो, हर जगह से क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। आपको हर एक चीज 100 क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी। आप कहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन बन रहे, बाकी बाहर से कुछ इतना क्वेश्चन आता नहीं है फिर। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार फिर से ध्यान से। जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, यानी कि क्या पूछा इसने? राष्ट्रीय जल नीति, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या? राष्ट्रीय जल नीति 2012 में आई थी,
तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, बिल्कुल ठीक है। जल पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी करना, ये भी ठीक है। जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, ये भी ठीक है। आप भी तो ऐसा ही करेंगे, आप भी तो सोचेंगे जल संरक्षण करना है, राष्ट्रीय जल नीति बनाई है हमने, तो संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सारी बातें ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सर्जन की अनुशंसा की? भाई जिला परिषद होना चाहिए, ये बात किसने कही थी? तो ये जो हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1966 में, इसने ये बात बोली थी। नेक्स्ट पे आइए। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया? कौन सी विशिष्टताएं थी जिनकी शुरुआत की गई थी सूचना के अधिकार के द्वारा? सावधानी, ये भी आई थी बिल्कुल कि भाई सावधान रहना है। सतर्कता, सतर्क रहना है, ये भी सही है। फिर इसके बाद देख रेख करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। लाल फीता सही हुई थी क्या सूचना के अधिकार से कि भी आएगा, फाइल बंद होगी, लाल फीता मार करके बंद, गोल कर दिया गया उसे? नहीं, इसको तो हटाना था, बंद करवाना था। तो ये तीन बातें जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये विशिष्ट कार्यक्रम आए थे यहाँ पे। नेक्स्ट, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, वह है? किस व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या अथवा रह चुका हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पिनाकी चंद्र घोष हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश ने थे। आज के समय पे कौन है आपके लिए ऑप्शन है, आप बताएंगे कौन है अभी, ठीक है। कब बनाया गया था पहला मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपको बताना है। मतलब कब आपके लिए जो पहला लोकायुक्त कब किया गया था, नियुक्त किया गया, किस राज्य में सबसे पहले लाया गया, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखनी है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ये बात भी इसकी ठीक है। इसके बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, ये भी ठीक है। 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक अथवा रह चुका, नहीं, ये नहीं चलेगा कि भी 10 वर्ष का अनुभव हो और कोई सिविल सर्वेंट जो हो उसको हम लगा दे सिविल सर्विस के अंदर से थे, नहीं, ये सिर्फ इन लोगों के लिए, यही लोग लग सकते हैं। तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नीति आयोग। फिर से आ गया आपका, कैसा है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि नीति आयोग क्या है, स्टाफ अभिकरण है, स्टाफ चलता है, स्टाफ काम करवाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को आरोही क्रम में लगाना। विकास कार्यक्रम चलाए सरकार ने, कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो सब चीज देख ली। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इंदिरा विकास योजना जो वो बहुत पहले की आई हुई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी, और उसके बाद आई थी आपकी अटल पेंशन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, ये सब चीजें बनी हैं। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव 6 हैं, भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव 6 हैं, कौन से हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि, उच्च कर बोझ एवं सीमित सेवाएं, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर, सारी ही आएंगी। भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, भ्रष्टाचार हुआ उसके नकारात्मक प्रभाव ने, यानी कि सामाजिक सेवाएं जो निम्न स्तर की हुई, आर्थिक वृद्धि जो वो कम हो पाई, उच्च बहुत ज्यादा कर का बोझ बढ़ाया गया और सेवाओं को सीमित कर दिया गया। जो किसान है, किसानों को उनके उत्पादन की बिक्री के जो वो कम अवसर दिए गए, तो करप्शन ने ये सारी चीजें बढ़ाई है। नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से ई गवर्नेंस के लाभ हैं? ई गवर्नेंस के लाभ क्या है भाई, ई गवर्नेंस से क्या फायदा हुआ है? तो ई गवर्नेंस से फायदा हुआ है कि एक तो सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाया गया है, दूसरा सरकार के कार्यों में लोगों की भागीदारी कम होती गई ई गवर्नेंस से। नहीं नहीं नहीं, बढ़ेगी भाई, नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती, नहीं नहीं, नौकरशाही तो कम हो जाएगी गवर्नेंस से। इसके बाद होते, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है, ये बात ठीक है, लेन देन के खर्चे में कमी आएगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक यूज करेंगे, ई गवर्नेंस यूज करेंगे। इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया।
76 पे 73rd और 74th संशोधन अधिनियम निम्नलिखित परिणाम हुए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके क्या परिणाम निकले थे वो देखिए। सरकार में पारदर्शिता आई थी, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती, क्या क्या हुई थी इसके अंदर बताइए एक बार, जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए। 73rd और 74th, तो 1 2 3 4 सारी ही बातें तो हुई थी, कौन सी बात नहीं हुई थी भाई। जब पंचायती राज अधिनियम आए, लोकल गवर्नेंस बॉडी के लिए जब कानून बना, तो सरकार में जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी आई है, अकाउंटेबिलिटी भी आई है, महिलाओं के विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ी है, और लोकतंत्र जो वो स्ट्रांग भी हुआ है। तो सारी बातें ठीक है। इसके बाद चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका जो वो बदल गई है। कैसे बदली है उस चीज के ऊपर देखिए। देखिए क्या हुआ है, राजनीतिक जागरूकता नहीं, जनसंचार की भूमिका नहीं, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये तो हुआ ही है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करने की कोशिश की है, ठीक है। निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक, किस चीज के कारण आया है परिवर्तन, परिवर्तन आया है लोगों के पास पॉलिटिकल जो है वो अवेयरनेस नहीं थी इतनी जब भी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन इतना था कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो तब उसके कारण आ गया नहीं, ठीक है। या चुनाव समय पे होते रहे, अवधि के अनुसार चुनाव हुए उससे हुआ नहीं हुआ है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया पावर का और जिम्मेदारियां जो बांटी गई वो सही है। इसके बाद जो है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ये एक रिपोर्ट आई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की गुड गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया। आप मुझे बताइए, राइट टू इंफॉर्मेशन आया कब है, 2005 में, तो प्रेजेंट कौन करेगा, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार की 27 रीतियों की बात, 27 रीतियों की पहचान की है, किसने की थी, हमारा जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसने, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट जो है, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया, संयुक्त परामर्श तंत्र। तो संयुक्त परामर्श तंत्र आया था हमारा जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सॉरी सेकंड पे कमीशन, द्वितीय वेतन आयोग, इससे। इसके आगे चलते हैं, 81, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की, मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की, किसने की थी भाई, कमजोर शासन की पहचान, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था ना, नहीं लागू हुआ, 2005 में था लेकिन 12 अक्टूबर को नहीं था। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया, क्या ये हुआ था, नहीं किया गया था। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं, हटाइए, 2005 में लागू हुआ, ये बात ठीक हो गई, 2002 को निरस्त किया गया सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया गया, ये निरस्त नहीं हुआ था भाई, ये निरस्त नहीं हुआ था, क्योंकि इसी को देखकर मुझे लगा कि डाउट हो रहा है कुछ, क्योंकि ये तो निरस्त हुआ ही नहीं था। तो ये बात जो ये सही नहीं है, ये गलती देखो मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हैं, सही नहीं है, ऐसे गोला कर लेना भाई। जब पेपर पढ़ो ना, तो पेपर पढ़ने में ये ध्यान रखना क्या पूछा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में, ठीक है, क्या है, सही नहीं है, ये पूछा गया है, सही नहीं है, ये गोला कर लेना है आपको ऐसे कि क्या क्या है कि ये पूछ रखा है इन्होंने, सही नहीं है। देखो मेरे से गलती हो रही है यार, कोई बात नहीं, हो जाती गलतियां, आप भी कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं पहले आगाह कर रहा हूं आपको, ये ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है, आरटीआई में किसको शामिल नहीं किया गया, अभी कौन आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। आता है तो अपने आप ही पता चल जाए कौन कौन आता है, और नहीं आता है तो अपने आप देख लेते हैं। सीबीआई आता है, नहीं आता,
नहीं आता सीबीआई। रो आता है? रो भी नहीं आता है। सीआरपीएफ आती है? ये भी नहीं आती है। पीएमओ ऑफिस आता है? ये तो आता है। सारा बवाल तो यही खड़ा किया था इन लोगों ने। जहां भी ये बात चली थी तो पीएमओ को अंदर लिया गया इसमें। तो अभी जो है ना, वो सबसे जरूरी है कि इसको अंदर लेने की बात हो रही है, इसको लिया जाए। इनके ऊपर सवाल नहीं किसी का कि इसको रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये गड़बड़ करता है, ये कहते हैं लोग, इसको लिया जाए। ये सबूत छुपा देता है, सबूत गड़बड़ कर देता है, इस तरीके की बातें होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, यानी कि डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? इंदिरा गांधी जी होनी चाहिए, वही करती डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी की बात। नेहरू तो नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने विशल ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की है? जो विशल ब्लोअर है, विशल ब्लोअर का मतलब, विशल का मतलब सीटी, ब्लोअर बजाने वाला, सीटी बजाने वाला। सीटी कैसे बजाएगा कि किसी ने कुछ गलती की, पीछे से आप सुर सीटी बजा दी कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, पीछे से सरकार आएगी, देखिए क्या गड़बड़ है, देखो चेक करो इसको, तो वो पीछे से बता देगा कि ये गड़बड़ थी, देखना एक बार जाकर के यही सही है। फिर वो जांच करेंगे, देखेंगे हाँ ये गड़बड़ थी, मिल गई। तो विशल ब्लोअर सिटी बजाने वाले लोग जो पीछे से बजाते हैं, करप्शन को उजागर कर देते हैं एकदम से। ठीक है, तो ये कहा है कि जो लोग करप्शन को उजागर करते हैं इनको प्रोटेक्शन देनी जरूरी है भाई, नहीं तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। अगर इनको ये खतरा रहा है कि मैंने बताया है और उसको पता चल गया सामने वाले को, वो गोली मरवा देगा इसे, तो ये उनको सुरक्षा देने की जरूरत है। भाई किसने बताया था, वो उसको पता चले किसने बताया, होगा क्यों क्यों बताया, किसने बताया, हमने ढूंढ लिया। विशल ब्लोअर का नाम जो वो नहीं आना चाहिए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए। ये बात किसने कही, किसने सिफारिश की इस बात की कि भाई इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। बहुत शानदार रिपोर्ट आई थी इसकी, अच्छी अच्छी बातें की थी इसने, लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ई शासन क्या है? ई गवर्नेंस ही बोल लीजिए इसे। ई गवर्नेंस क्या है? एक तो ये है कि लागत कम आती है, ठीक बात है। पारदर्शिता रहती है, ये भी ठीक है। समय की बचत होती है। अनुक्रियात्मक, ये भी ठीक है। फंक्शनली ठीक है, फंक्शन को थोड़ा कम कर देता है। तो 1 2 3 4 सारी बातें ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में कौन से कथन सही हैं? हमें क्या देखना है? सही हैं, ये देखना है। अधिनियम 2005 आरटीआई, ठीक है। ऊपर लिख लेना ऐसे, जैसे आप लोग जैसे इसको दोबारा पढ़ो, वहीं पे पेन से लिखना है क्या पूछा है, आरटीआई, ऐसे लिखा पेज के ऊपर, आरटीआई पूछा है, सही है, क्या सही है, बस ऐसे लिखें, देखेंगे तो क्या सही होगा। अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, ठीक है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 समाप्त किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। तो इससे सूचना, इसने सूचना का नहीं किया, क्या नहीं किया भाई, सूचना का क्या कट गया है यहाँ से, कुछ तो कटा हुआ है। ये भाई यहाँ पे होना क्या चाहिए, चलो मैं देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ थोड़ा सा। वो 2002 वाली बात तो नहीं हो सकती यहाँ पे क्या, कि 2002 का जो अधिनियम था, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम जो है, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002, उसको समाप्त नहीं किया, क्या किया था उसको समाप्त? तो समाप्त हो गया था, वो तो हो गया था। चलो इसको छोड़ देते हैं वैसे, यहाँ पे वो अगर वो नहीं है तो क्या है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, नागरिकों को उपलब्ध है, ये दोनों बातें हम ठीक मान करके चलते हैं। ये तो गलत है ही, इसके अंदर ये नहीं पता क्या है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और दो को मिलाना है। थॉमस आर डाई, हर्बर्ट साइमन, सर जेफरी विकर्स और क्रिस आर्गेरिस। ये आपके पब्लिक एड में भी आया है, ये भी पब्लिक एड में आया है, ठीक है। तो इनके बारे में बताना, ये लेखक हैं और ये इनकी किताबें हैं, तो इनकी किताबों के बारे में बताइए। किताबें हैं द आर्ट ऑफ जजमेंट, ए स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, तो ये बनेगा अंडरस्टैंड पब्लिक पॉलिसी, थॉमस आरडाई, और उसके बाद हर्बर्ट साइमन, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, डिसीजन मेकिंग की इनकी अप्रोच है। और इसके बाद बनेगा जेफरी विकर्स, द आर्ट ऑफ जजमेंट, ए स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस आर्गेरिस, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किस आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल किए हैं करप्शन के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता सूचकांक 2015 के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95वां था। ये बात तो आएगी नहीं आपकी इस बार, ये तो आएगी ही नहीं। अगर होगा भी तो इसको रख लेते हैं रिजर्व पे, हमें पता भी नहीं है इसके बारे में। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया था। क्या ये बात ठीक है? मुझे नहीं लग रही ये बात ठीक है भाई। 1968 में हमने कहा संसद में फिक्स किया, पहली बार भेजा गया था, और 1960 में पहली बार अशोक कुमार सेन ने इसकी आवाज उठाई थी, सबसे पहली बार 1968 में लेकर आए थे, ठीक है। और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो उसकी सिफारिश पे आया था, लेकिन लैप्स हो गया था, बिल नहीं पास कर पाए थे। तो मतलब ये बात 86 गलत है, इसको 86 को 6 और 8 ऐसे कर देता ना, ये ठीक हो जाती। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। सीवीसी 1964 में ना संथानम 63 में बन गई थी, तो ये बातें बिल्कुल ठीक है, ये तो याद रखने की बात है। तो इस बात को जो है हम मान लेते हैं, ये अगर ठीक भी है बात, लेकिन हमारे लिए ये गलत मिल गई, तो सही नहीं बतानी थी हमें, ये मिली गई यहाँ पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर। सूचना का अधिकार आरटीआई, यानी आरटीआई अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। आरटीआई का अधिकार जो है उसको हमें ब्रॉड करना है थोड़ा सा, क्या वो बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि वर्तमान में प्राइवेटाइजेशन तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों में ये आउटसोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। भाई देखो, बहुत सारे आउटसोर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको जो है कर देना चाहिए। आरटीआई के अंदर जो कुछ विस्तार करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम इस बात को ठीक मान लेते हैं। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। कौन कितने समय के लिए की जाती है? कितने समय के लिए? 5 साल के लिए तो होती है, ठीक है, 6 साल के लिए तो नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया है सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार कितनी देना चाहती है। तो 5 वर्ष वाला मसला तो खत्म ही कर दिया गया है, तो ये प्रश्न तो हम यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट है, ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंत्यक्रिया को बनाना है। ई शासन का लक्ष्य सरकार और सिटीजन, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच आपस में इंटरकनेक्शन बढ़ाना जरूरी है। तो क्या होगा? देखो इसमें आएगा अधिक मित्रवत हो, बात तो बिल्कुल ठीक है। सुविधाजनक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किफायती होना चाहिए, यानी कि कम खर्चीला, सारी बातें ठीक लग रही हैं, सब ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे, थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें नहीं की गई थी? देखो फिर से ध्यान रखना, नहीं की गई सिफारिशें हैं, तो थुंगन समिति ने कौन सी सिफारिश नहीं की थी, ये बात बतानी है आपको। संवैधानिक स्थिति की बात की थी, ये बात तो की थी। जिला परिषद स्तर की योजना हो, ये भी बात की थी इसने। जिला स्तरीय जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ये भी बात ठीक है। 3 साल का कार्यकाल हो, ये बात इन्होंने नहीं की थी थुंगन समिति ने, ठीक है। 5 साल के कार्यकाल पे थी बात। स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है? स्वीडन के अंदर ओम्बुड्समैन काम करता है, तो वो कौन से काम करता है? न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई करता है, संसद सदस्यों विरुद्ध कार्य करता है, स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य करता है। कौन सी बातें हैं जो ओम्बुड्समैन यहाँ पे काम करता है? तो ओम्बुड्समैन जो है यहाँ पे जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको छोड़कर सब पे कार्रवाई करता है। 1 to 4 यानी कि न्यायपालिका के विरुद्ध भी करेगा, व्यक्तिगत शिकायतों भी करेगा, और खुद भी संज्ञान ले सकता है, ठीक है। लेकिन संसद के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, ये नहीं है। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? यानी कि सूचना आरटीआई जो एक्ट भारत में है उसको सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, ये बात पूछेगी। तो स्वीडन जैसा देश है जो इन कामों को करता है। आपने ऊपर पढ़ा भी, मैंने कहा स्वीडन जो है वो बहुत आगे वाली बातें सोचता है इस बारे में। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये फिनलैंड वगैरह देश बहुत स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं वो बहुत आगे हैं इन सूचकांकों में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से 2013 तक किसने स्थायी सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की? ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की? भाई देखो 2013 तक कौन से राज्य थे जिन्होंने
अपने राज्यों के अंदर जो लोकपाल जो नियुक्त कर लिए थे, लोकपाल लोकायुक्त की जो संस्था, ओम्बुड्समैन की संस्था वो नियुक्त कर ली थी। तो किसने स्थापना कर ली थी? तो केरल इसने स्थापना कर ली थी। ठीक है, केरल ने स्थापना की थी। इसके बाद जो है देखो 2013 तक, ठीक है, भारत सरकार ने 2013 में किया। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो भारत के संबंध में सही नहीं है? तो आपको बताना कि कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। मतलब कानूनी अनुमति के बिना अन्य कोई आप टैक्स लगा सकता है। भाई बिना किसी कानून के टैक्स लग ही नहीं सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये ठीक है ही नहीं। बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक, आप बाकी पढ़ लेना। नेक्स्ट है जो भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा? लोकायुक्त। ओम्बुड्समैन तो केरल ने लागू कर ली, लोकायुक्त किसने लागू की? लोकायुक्त संस्था किसने लागू की? महाराष्ट्र को सब जानते होंगे, महाराष्ट्र ने लागू की थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? रोजगार के अवसर प्रदान करता है, गरीबी को घटाने का काम करता है, विवादास्पद प्रश्न को रोकता है, कृषि संबंधी संकट को रोकता है। क्या काम है कि कृषि संबंधी संकट को मनरेगा नहीं रोक सकता? ये काम तो वो सारे करता है, क्योंकि सरकार से हट करके थोड़े ग्रामीण लेवल पे किए जा सकते, कृषि संबंधी संकट जो मनरेगा के अंडर नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, यानी कि अजर्सन रीजन। सामान्यज्ञ तथा विशिष्ट के बीच परवर तथा अवर का संबंध होता है। क्योंकि लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। परवर और अवर का संबंध होता है सामान्य या विशिष्ट के बीच। ये बात तो ठीक है, ठीक है ये बात। सामान्य और ये मुझे बात ही थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, मैं इसको गलती कर लूंगा भाई, मैं तो गलत मान लेता हूँ, ऐसी बात तो जो मुझे समझ में नहीं आती। सामान्यता विशिष्ट के बीच परवर तथा अवर का संबंध होता है, ये नहीं होता है। दूसरा है लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, ये बात ठीक है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? तो वित्तीय पंचवर्षीय योजना पहली इक्यावन बावन में शुरू की गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वो निरर्थक हो गया, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वो निरर्थक हो गया। क्यों हो गया था? क्योंकि जो चौथी लोकसभा की समयावधि थी वो उससे पहले भंग हो गई, समयावधि से पहले भंग होने के कारण हो गया। नेक्स्ट पे चलिए। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? तो ये आएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सब जानते हैं, सीवीसी 1964 में। उसके बाद है ओम्बुड्समैन का कार्यकाल निम्नलिखित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया था। तो ये देखिए एक बार, स्वीडन 1809 में, और फिनलैंड 1919 में, न्यूजीलैंड 1962 में, और यूनाइटेड किंगडम 1967 में। ये थे इसके लागू होने के क्रम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू की गई थी? तो सबसे पहले स्वीडन के अंदर शुरू हुई थी। और आगे दिए गए दो अभिकथन और कथन। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फोलेट कहती हैं कि प्रबंध करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच का अंतर लुप्त हो रहा है। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी की बात करते हुए, मैरी पार्कर फोलेट कहती हैं कि प्रबंध करने वालों और जिसका प्रबंध किया जाता है उनके बीच में अंतर जो वो खत्म हो रहा है। ठीक है, लुप्त हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य को अन्य कार्यों के
अंतर आश्रित करके देखा जाए। बातों दोनों ठीक हैं, लेकिन ये इसको थोड़ी एक्सप्लेन करेगी, दोनों को अंतर करके देखा जाए। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट है, किसने कहा बजट कीमत की नत्थियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है? विल्डाउस्की। बजट कीमत की नत्थियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है, तो किसका नाम आएगा? विल्डाउस्की। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के हमने 108 क्वेश्चन की बात की, इसमें 3 पैराग्राफ भी थे, वो भी आपने समझे। इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल एक बार फिर से सुबह नहीं तो कल है आपकी 17, तो कल 17 को दिन में टेस्ट डाल दूंगा, शाम को सॉल्यूशन करवा दूंगा, उसका सॉल्यूशन करवा करके आपका देख लेना, फिर उसको फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे शायद ना भी आ पाए वो, ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, देख लेना उसको एक बार पहले। 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। बस क्वेश्चन थोड़े डालने रहते थे, इसलिए आज नहीं डाला गया वो, ठीक है, तो आज उसको तैयार कर लेना, ठीक है, अपनी थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, तो उस टेस्ट को लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए